हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में अच्छे तरीके से जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से अब समय बहुत ही कम बचा है और बड़े जोश, उत्साह और उमंग के साथ जो लास्ट के 5 से 7 दिन का जो समय बच गया है उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से, पूरे मनोयोग से, पूरी शिद्दत से तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो उन्हीं तैयारियों में हम भी आपका लगातार सहयोग कर रहे हैं और लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी आपके पाठ्यक्रम के टॉपिक दे रखे हैं उसके अनुसार हम आपके लिए जो MCQ सीरीज विद डिटेल के साथ है वो आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज का सेशन भी आपके लिए बड़ा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आज के सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरा सेशन है वो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि हर पॉइंट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ये काम जरूर कर ले और साथ में आज के इस सेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दें, ताकि और भी साथी है वो इस कॉमर्स से रिलेटेड जो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है आपको तैयारियों का मौका मिलेगा और साथ में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी नई नोटिफिकेशन आती है उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से काम में आने वाले हैं। तो देखो आज का सेशन है वो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है और आपके सामने पहला क्वेश्चन यही है, क्या है कि आपको बताना है कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा बोनस शेयर के निर्गमन से संबंधित है ना। कौन सी धारा जो आपके बोनस शेयर से निर्गमन से संबंधित है। देखो कुछ धाराएं हैं है ना, जैसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(1) है ना। 52(1) किससे रिलेटेड है? प्रीमियम, जो आपका प्रतिभूति प्रीमियम जमा कराने, इससे रिलेटेड है आपकी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(1). उसी में आती है आपकी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(2) है ना। धारा 52(2) ये क्या आता है आपका? प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग। आपको पता है कि जब अंशों का प्रीमियम पे निर्गमन किया जाता है तो जो राशि प्रीमियम पे प्राप्त होती है उस प्रतिभूति प्रीमियम को अपन उपयोग करते हैं है ना। किसमें? बोनस अंशों के निर्गमन में, प्रारंभिक व्यय के अपलिखित में, ऋण पत्रों व अंशों के शोधन पे जो प्रीमियम दिया उस पे, है ना, स्वयं के अंशों को पुनः खरीदने के लिए। इस तरीके से 4 या 5 इसके उपयोग है। तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भाई प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग धारा 52(2) के तहत होता है और कहां कहां आप इसका उपयोग कर सकते हो ये भी आपको बताया गया है ना। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा है ना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा है कौन सी? 62। कौन सी है? 62। वो किससे रिलेटेड है? वो आपके स्वेट है ना। वो किससे रिलेटेड? आपके जो राइट से है ना, वो आपके जो अधिकार अंशों के निर्गमन से रिलेटेड है।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 है वो अधिकार अंशों के निर्गमन से रिलेटेड है ना। उसी में आपकी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 288 है ना, 288 है वो किससे रिलेटेड है, वो आपके स्वेट समता अंशों, स्वेट समता अंशों के निर्गमन से रिलेटेड है ना, स्वेट समता अंशों के निर्गमन से रिलेटेड है ना। इसके अलावा और कौन सी है, धारा 54 है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 है। धारा 54 वो किससे रिलेटेड है, वो है स्वेट है ना, स्वेट समता, स्वेट समता अंशों के निर्गमन की शर्त, स्वेट समता अंशों के निर्गमन सी साइड से रिलेटेड, यानी जो शर्त है उससे रिलेटेड है ना। अब ये पूछा है बोनस अंश, तो बोनस अंश है वो कंपनी अधिनियम 2013 है ना की धारा 63 के तहत है, आपके बोनस अंश वो निर्गमित किए जाते हैं है ना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 63 है, उसके तहत क्या कहता है, बोनस अंशों का निर्गमन है किया जाता है ना। बोनस निर्गमन धारा 63 है। बोनस निर्गमन संचय के पूंजीकरण के नाम से, जो बोनस अंशों का निर्गमन है वो संचय के पूंजीकरण के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसमें संचय का रूपांतरण अंश पूंजी में कर दिया जाता है। एक धारा आती है आपकी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, यह आपकी धारा 237 के तहत आती है, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो अपने को विशेष रूप से है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बोनस अंशों का धारा 63 के तहत हो जाएगा है ना। प्रीमियम का धारा 52 1 और 2 के तहत, जो आपके अधिकार अंश वो 62 के तहत, जो स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन 288 और इनकी निर्गमन की शर्त वो धारा 54 के तहत है, वो दे रखी। बढ़े आगे, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब देना है। क्या प्रश्न पूछा आपसे कि ऋण पत्रों के शोधन पर, ऋण पत्र शोधन खाते को कहां स्थानांतरित किया जाता है, लाभ हानि समायोजन खाते में, पूंजी संचय खाते में, सामान्य संचय खाते में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ। देखिए ऋण पत्रों के शोधन पर, यानी ये आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया है ना। तो ऋण पत्र शोधन खाते को कहां स्थानांतरित किया जाता है ये आपको बताना है। बताओ। देखिए इसका आंसर तो नॉर्मल सी वैसे तो बात होती है कि भाई ऋण पत्रों के जो शोधन पर है उस राशि को सामान्य संचय में ट्रांसफर किया जाता है। किसमें, सामान्य संचय खाते में ट्रांसफर किया जाता है ना। सी इसका आंसर हो जाएगा है ना। और वैसे अपने को ध्यान रखना है कि ऋण पत्र शोधन संचय खाते को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में है ना, जो आपका ऋण पत्र शोधन संचय खाता है, ऋण पत्र शोधन संचय खाता है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं DRR है ना, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ये आपकी बैलेंस शीट, उसके बाद लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड, उसके बाद आपका रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। और उसके बाद ये आपका जो DRR है,
डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, इसका शेष है वो सामान्य संचय खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखनी। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम को विक्रय के रूप में नहीं लिया जाता है, यह कौन सी अवधारणा है? उपार्जन अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा, सारता की अवधारणा या परंपरा की अवधारणा? बताओ देखिए। तो ग्राहक से प्राप्त अग्रिम है ना को विक्रय के रूप में अपने नहीं दिया जाता, ये कौन सी है? ये है आपकी उपार्जन की अवधारणा। उपार्जन की अवधारणा क्या कहती है कि आय व व्यय का लेखा पुस्तकों में उस समय होगा जब वो देय हो जाए। अभी तो ये देय ही नहीं है ना, परंतु उसका नगद भुगतान हुआ हो या फिर नहीं, तो ये उपार्जन की अवधारणा होगी। मुद्रा मापन की अवधारणा ऐसे सौदे, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं, उनका लेखा ही अपने को पुस्तक में करना है। सारता की अवधारणा, जो सारपूर्ण बातें हैं वो अपने को क्या करनी है? खातों में लिखनी है। जो काम की बातें नहीं उनको नहीं लिखना, है ना। परंपरा की अवधारणा, रूढ़िवादिता की परंपरा है, तो परंपरा की अवधारणा कि पहले से जो नियम चल रहे हैं उसको इतने आसानी से हमें अपने नहीं बदलना चाहिए, ये परंपरा की अवधारणा कहती है। तो आपने ग्राहक से कोई राशि अग्रिम प्राप्त की है और उसको आपने विक्रय के रूप में लेखा नहीं किया है, यह आपकी उपार्जन की अवधारणा पर आधारित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए एकस्व है यानी पेटेंट, क्या पूछा है? एकस्व है यानी पेटेंट, एकस्व है यानी पेटेंट है। मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति या इनमें से कोई नहीं, है ना। मूर्त संपत्ति, मूर्त संपत्ति यानी इसका दूसरा नाम है टेंजी, टेंजिबल असेट्स, है ना। मूर्त संपत्तियां यानी ये कौन सी संपत्ति ऐसी है? ऐसी संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिनका भौतिक स्वरूप होता है ना। जैसे आपका प्लांट है ना, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? मूर्त में। अमूर्त में अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति जिसका भौतिक स्वरूप तो है, भौतिक स्वरूप है, परंतु उसको क्या कर सकते हैं अपने, है ना। भौतिक स्वरूप और अस्तित्व केवल, परंतु उसका अस्तित्व केवल महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में ख्याति आपका, है ना, एकस्व है ना, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये आपके क्या जाएंगे? अमूर्त में। और चालू संपत्ति जिसका संबंध एक वित्तीय वर्ष से हो,
एक वित्तीय वर्ष है, जैसे आपका कैश है, बैंक है, डेटर्स है, बीआर है ना, इस तरीके की ये संपत्तियां इसमें आती है। ठीक है, तो मूर्त संपत्ति ऐसी संपत्ति जिनका भौतिक स्वरूप होता है, अस्तित्व होता है, मूर्त संपत्ति है। आपका प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सारी से। अमूर्त संपत्ति ऐसी संपत्ति जिसका व्यवसाय में भौतिक स्वरूप तो है, लेकिन उसके अस्तित्व को केवल महसूस किया जा सकता है, जिसमें आपकी गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, लाइसेंस, ये सारे के सारे उसमें आते हैं। चालू संपत्ति ऐसी संपत्ति जिसका संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है ना, उनकी अवधि अल्पकाल के लिए होती है या एक वित्तीय वर्ष से रिलेटेड होती है, जिसमें आपका कैश है, बैंक है, डेटर है ना। तो यहाँ पर ये पूछा है कि आपके जो पेटेंट है वो कौन सी संपत्ति है, तो वो आपकी अमूर्त संपत्ति है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है वो इसका आंसर हो जाएगा, अमूर्त संपत्ति। ठीक है, यहाँ तक सारी बात क्लियर होगी। ठीक है, बढ़ जाएगा आगे। लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर देना आपको है ना, क्या है, प्राप्य बिल है। प्राप्य बिल है यानी बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल्स, चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति, तरल संपत्ति या अमूर्त संपत्ति। प्राप्य बिल्स है, बताओ देखिए कौन सी संपत्ति है। तो अगर देखो प्राप्य बिल है वो करंट एसेट्स भी है। अगर जब तरल नहीं होता है तो करंट होता है, और अगर तरल है तो वो आपकी तरल संपत्ति में आएंगे। चालू संपत्ति कौन सी होती है, जिनका संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है ना। स्थायी संपत्ति कौन सी होती है, जो व्यापार में दीर्घ काल तक काम में आती है और जो व्यापार को संचालित करने के लिए काम में ली जाती है। तरल संपत्ति कौन सी होती है, चालू संपत्ति का वह भाग जिसे आप तुरंत है ना, तुरंत नकद में परिवर्तित कर सकते हो, वो आपकी तरल संपत्तियां होती है। यानी ऐसी संपत्तियां जिन्हें आप तुरंत नकद में परिवर्तित कर सकते हो, वो आपकी तरल संपत्तियां होती है, जिसमें कैश, बैंक है ना। इन तरल संपत्तियों में कौन कौन होता है आपका, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये आपकी कौन सी होती है, तरल संपत्तियां होती है। इसके अलावा स्टॉक बच गया तो वो आपका तरल में नहीं आता है ना। मार्केटेबल सिक्योरिटी बच गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस बच गया तो वो चालू में आते हैं। तो ये आपके तरल संपत्ति में। तो प्राप्य बिल है, अगर तरल संपत्ति नहीं होता तो चालू संपत्ति होती, लेकिन यहाँ पे तरल संपत्ति है तो ये तरल संपत्ति भी होगी पहले, है ना। तो इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा, तरल संपत्ति। ओके, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो आप इसका आसानी से आप जवाब दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बताओ देखें, सारणी एफ के अनुसार कंपनी बकाया मांग पर ब्याज वसूल कर सकती है 8, 10, 12 या 14। बताओ देखें, विच इज द करेक्ट आंसर। बताओ देखिए इसका क्या आंसर होने वाला है कि सारणी एफ के अनुसार कंपनी बकाया मांग पर ब्याज वसूल कर सकती है कितना %। तो आपको पता है सारणी एफ के अनुसार है ना, बकाया मांग पे 10% और सारणी एफ के अनुसार अग्रिम मांग पर 12%, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, सारणी एफ के अनुसार है वो कितना प्रतिशत, बकाया मांग पे कितना होगा, 10%। ठीक है, सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पे कितना होगा, 10% और अग्रिम मांग पर 12% है, वो क्या कर सकती है, ब्याज वसूल कर सकती है।
क्योंकि बकाया पे तो वसूल करेगी, और जिसने एडवांस दे दिया, अग्रिम मांग चुका दिए, उसको कंपनी को देना पड़ेगा, है ना। तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है, एक तरीके से फास्ट रिवीजन के रूप में, कि वह आप इजीली ये समझ जाओ कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। अब इसी में एक बात ध्यान रखना, सारणी ऐप में भी अंशों का हरण किया जाता है ना। तो अंशों के हरण की प्रविष्टि, है ना, तो अंशों के हरण की प्रविष्टि ये ध्यान रखनी है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल्स, बकाया जो भी होगी, और टू शेयर फॉरफिटेड, है ना। ये कब है, जब सिर्फ कॉल्स बकाया, और अगर प्रीमियम भी बकाया है यानी अलॉटमेंट भी बकाया है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम और टू शेयर अलॉटमेंट और आ जाएगा, है ना। अंशों पर जब जो अंश आपने जब्त किए गए हैं और उन अंशों का आप री इश्यू करते हो, तो री इश्यू पर जो राशि है, जो फॉरफिटेड की राशि है, उसके बाद उस राशि को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ध्यान रखना, कौन सी रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ओके, बढ़े आगे, बताओ। देखिए प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाया जाता है ना। अंशों के निर्गमन पर जो प्रीमियम प्राप्त होता है उसको कहां दर्शाया जाता है, चिट्ठे के समता और दायित्व भाग पर, चिट्ठे के संपत्ति भाग पर, लाभ हानि विवरण के आय भाग पर, लाभ हानि विवरण के व्यय भाग पर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि अंशों के निर्गमन की दो प्रविष्टियां हैं या तरीके हैं। अंशों के निर्गमन दो तरीके हैं, एक तो आपका हो जाएगा सम मूल्य और दूसरा हो जाएगा प्रीमियम पर, है ना। तो सम मूल्य पे होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जब प्रीमियम पे निर्गमन करते हैं तो अपने को प्रीमियम प्राप्त होता है, और उस प्रीमियम को चिट्ठे के समता और दायित्व भाग में जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस होता है उसके अंतर्गत प्रतिभूति प्रीमियम को दिखाया जाता है। और साथ में प्रतिभूति प्रीमियम को निर्धारित जो 5 जगह बताई गई है वही इनका उपयोग कर सकते हैं, बोनस अंशों के निर्गमन में, स्वयं के अंश क्रय करने में, है ना, प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने में, अंशों के शोधन में, ऋण पत्रों के शोधन में। तो ये जो चीज बताई गई है वहीं पे आप प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कर सकते हो, और इसीलिए इसको चिट्ठे के इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो हेडिंग है उसके सब हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंतर्गत सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से दिखाया जाता है, जिसका निर्गमन यानी जमा धारा 52(1) के तहत होता है और उसका उपयोग धारा 52(2) के तहत होता है। ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, बताओ। देखिए क्या पूछा है, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना में कर्मचारियों के अंश पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने का अधिकार दिया जाता है। किसको, कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को, कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों को, जनता को, या उपयुक्त किसी भी। तो सबसे आपका जो कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना है ना, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, है ना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, है ना, 2013 की धारा 237 के तहत अंशों का निर्गमन किया जाता है।
अंशों का निर्गमन किया जाता है। और वो किसके लिए होता है? कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए होता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना में कंपनी के जो पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंश खरीदने का अधिकार किसके पास है ना? कंपनी के कर्मचारियों, है ना, कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्धारित मूल्य पर वो अंश वो खरीदने का अधिकार है, वो दिया जाता है। ठीक है, ओके, यहां तक सारी चीज क्लियर है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए, प्रश्न आपके सामने और आंसर देना है। तलपट एक है विवरण, खाता, सारांश या खाता बही। तलपट है, क्या है बताओ। देखिए फटाफट बताओ। देखिए तलपट क्या है ना? तलपट जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज, है ना, क्या है? एक विवरण या सूची। क्या है? विवरण या सूची। तलपट एक विवरण या सूची है जो गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। और इनकी 3 विधियां हैं। कौन सी है? 3 विधियां। नंबर 1 योग विधि। योग विधि यानी टोटल मेथड। 2 नंबर शेष विधि यानी बैलेंस मेथड। 3 नंबर योग व शेष विधि यानी टोटल एंड बैलेंस मेथड, है ना। ये इसकी 3 विधियां मानी जाती है ना। तो तलपट एक विवरण या सूची है, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा? तलपट एक विवरण या एक सूची है। ओके, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। यहां तक सारी चीज क्लियर है ना? बताओ। देखिए इसका आंसर क्या है? प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार होते हैं 1, 2, 4 या 3। प्रतिज्ञा पक्ष के, है ना। तो प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार कितने? 2, है ना। एक कौन हो जाएगा? लेनदार, यानी एक हो जाएगा आपका लेखक और दूसरा हो जाएगा स्वीकार। क्या हो जाएगा? लेनदार, लेखक, या इसको ऐसे मान सकते हैं, प्रतिज्ञा पत्र है तो प्रतिज्ञा पत्र में एक तो होता है प्राप्तकर्ता, ये नाम भी आपको मिल सकते हैं, प्राप्तकर्ता, है ना, जिसको अपन क्या कहेंगे? लेनदार। दूसरा होगा लेखक, है ना, जो क्या होगा? देनदार, है ना, जो देने वाला होगा, है ना। तो ये प्रतिज्ञा पक्ष के पक्षकार कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ओके। तो ये था एक और छोटा सा शानदार सेशन जो आपके लिए शेयर किया गया है। निश्चित रूप से अपने आप को चेक करने का एक छोटा सा तरीका
जो हमारे द्वारा आपके लिए किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट और खास रहा होगा आपके लिए, ऐसी हम आशा और विश्वास रखते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ज़रूर आज के सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ अगले सत्र में, तब तक के लिए गुड बाय।